हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर NCERT हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 11वां है। यहाँ पर हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते इस अध्याय का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग पूर्वी एशिया के दो प्रमुख देशों चीन और जापान के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से इन दोनों देशों को आधुनिकीकरण के रास्ते पर चलना पड़ा है और दोनों देश बाद में एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरे हैं। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, चाइना के बारे में बताया गया है और ठीक उसी समय जापान की क्या सिचुएशन थी वो सिचुएशन भी बताई गई है। यहाँ पे बताया गया कि 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पे प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी। देखिए, चाइना में 1644 से लेकर 1911 तक छिंग राजवंश सत्ता में रहा है और अपने शासन के अंतिम वर्षों में छिंग राजवंश की जो राजनीतिक नियंत्रण है वो खत्म होता गया है। अपनी प्रजा के ऊपर से जो इनका राजनीतिक नियंत्रण था वो कम होने लगा है और इसकी वजह से इनके खिलाफ विरोध बढ़ने लगा है। पूरा देश गृहयुद्ध की चपेट में आ गया है और एंड में छिंग राजवंश को सत्ता से जाना ही पड़ा है। वहीं दूसरी ओर जापान का हाल बताया गया है कि जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में लगा हुआ था, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में भी लगा हुआ था। इसके अलावा जापान ने उस समय ताइवान और कोरिया जैसे देशों को यहाँ पर अपना औपनिवेशिक साम्राज्य भी स्थापित किया था। इतना ही नहीं, इसने दो बड़े विशाल देशों को भी हराया। एक तो चीन को हराया 1894 में और 1905 में इसने रूस को हराया। यहाँ पर बताया गया कि छोटा सा द्वीपीय देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, बहुत बड़ा साम्राज्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इतना ज़्यादा साहस है, इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वे बड़े बड़े देशों को भी हरा रहा है, औपनिवेश भी स्थापित कर रहा है। और एक और चाइना है। चाइना में राजवंश की लंबी परंपरा भी रही है, विशाल भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश भी है। उसके बावजूद भी यहाँ की एक सत्ता जो है एकदम चरमरा गई है, यहाँ की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। तो वो सब बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 1644 से 1911 तक चीन में छिंग राजवंश का शासन था। 1644 से 1911 तक चीन में छिंग राजवंश का शासन था। यह आपका पहला पॉइंट है। पहला सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। यह आपका पहला सब पॉइंट है। पहले का सेकंड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा और वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृहयुद्ध की लपटों में आ गया। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी चाइना के बारे में। अब दूसरी ओर हम लोग जापान का लिखेंगे। आपने पहले पॉइंट के दो सब पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। अब सेकंड पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे। जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहां तक कि ताइवान तथा कोरिया को अपने में मिलाते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। यह आपने सेकंड पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, यहां पर सेकंड का पहला सब पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे उसने चीन को 1894 में और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। या फिर ऐसे लिख लेना कि वह चीन को 1894 में और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। तो ये यहाँ के लोगों के साहस, इसके अलावा यहाँ पर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की यहाँ पे तरफदारी की गई है। बताया गया कि छोटा सा द्वीपीय देश है और छोटा सा द्वीपीय देश होने के बावजूद भी बड़े बड़े राजवंशों वाली जो सत्ता है उनको चुनौती दे रहा है। वो बात यहाँ पर आपने सेकंड पॉइंट में जानी है, समझी है। आगे यहाँ बताया गया कि चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने
और पश्चिमी और जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की भी इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने पाया है कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को एक क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे करके 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई है। 1994 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की है, लेकिन 1970 के दशक तक आते आते जो साम्यवादी पार्टी है इसको अपनी नीतियों को बदलना पड़ा है। कि शुरुआत में इनकी जो नीतियां थी वो बहुत ज़्यादा कठोर और स्ट्रिक्ट नीतियां थी, लेकिन बाद में इन्हें समझ में आया कि अपनी कठोर नीतियों के चलते हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं, तो बाद में मजबूरी में इन्हें अपनी नीतियां बदलनी पड़ी हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा है कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है, और इस वजह से इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में फिर व्यापक सुधार करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे करके यहाँ पर पूंजीवाद और मुक्त बाजार की फिर वापसी हुई है, और यहीं से चाइना का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो ये बात यहाँ पर सेकंड वाले पैराग्राफ में जोर शोर से बताई गई है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसमें आप लिखेंगे तीसरे पॉइंट में 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की। यह आपका तीसरा पॉइंट है। इसमें आप तीसरे का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, जिससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई। लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, जिससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई। ये तीसरे का पहला सब पॉइंट है। अब फिर से जापान का जिक्र किया गया है। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया है, लेकिन साम्राज्य की जो लालसा है इसकी वजह से उसे अपने आप को उसने सेकेंड विश्व युद्ध में धकेल दिया है। 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी है। हार क्यों मानी गई है ये आप जानते हैं। जापान के ऊपर जापान ही वह पहला देश है जिसने परमाणु बम का अनुभव किया है। तो अमेरिका ने इस पर 2 परमाणु बम गिराए थे, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिराए हैं, और इसी के साथ जापान ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की यहाँ पे फिर से शुरुआत हुई है, और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। क्योंकि पहले तो एक महाशक्ति था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इसने जो कारनामे किए और उन कारनामों का जो इसे दंड मिला उससे उभरने में इसको समय लगा, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसकी पूरी मदद की, और इसकी वजह से इसने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण भी किया और फिर से एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवादी के सिद्धांतों पर आधारित था। क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव था, तो अमेरिकी प्रभाव के चलते यहाँ पर जो सिद्धांत थे, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के सिद्धांत अपनाए गए थे, पूंजीवादी सिद्धांत थे। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। यानी जो जापान ने अपने औपनिवेश स्थापित किए गए थे उन औपनिवेशों को इसने जायज़ ठहराया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे 1945 में जापान को आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने हार माननी पड़ी। इसी में सब पॉइंट, चौथे के बाद सब पॉइंट, 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। ये चौथे का पहला सब पॉइंट है। तो आपने इन 4 पॉइंटों में ये बात आपके मन में स्पष्ट हो गई होगी कि दोनों ही देश लगभग, यानी जापान और चाइना ने एक साथ एक ही दौर से प्रगति करना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जापान में भी जो प्रगति स्टार्ट हुई है वो 1970 के दशक के बाद हुई है, और चाइना में भी जो प्रगति स्टार्ट हुई है वो 1970 के दशक के बाद से हुई है। तो वो चीज़ यहाँ तक आपने स्पष्ट कर ली होगी। अब देखिए चौथे में ही आप एक सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसमें आप लिखेंगे जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए चीन और जापान दोनों की जो इतिहास लेखन की परंपरा है ये काफी लंबी रही है।
क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। इसलिए इन दोनों देशों ने अपने अपने जो राजवंश रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से इतिहास भी लिखा है। अब देखिए बताया गया, इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सिमा चियन को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा है। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। नहीं, मेजी सरकार कहाँ बनी है? ये जापान में बनी है। तो जापान में मेजी सरकार ने एक विभाग की स्थापना करवाई थी, ब्यूरो की स्थापना करवाई थी, और इस ब्यूरो का काम जो था अभिलेखों को इकट्ठा करना था। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लेखन करना था। यह उद्देश्य था। यानी हर शासक यही चाहता है कि जो भी इतिहास लिखा जाए वो हमारे नजरिए से लिखा जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे हमें चाइना के बारे में, जापान के बारे में, उस समय की समकालीन परिस्थितियों के बारे में कैसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल संकेत के तौर पर 5वां पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। 5वें पॉइंट में आप लिखेंगे, सिमा छियन को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। इसी में पहला सब पॉइंट, 5वें का पहला सब पॉइंट, मेजी सरकार ब्रैकेट में जापान में। मेजी सरकार के आगे, मेजी सरकार कहां पर रही है? ये चाइना में नहीं रही है बल्कि जापान में रही है, ब्रैकेट में जापान में। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था 1869 में ब्यूरो की स्थापना। इसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना, या फिर आप ऐसे लिख लेना सिंपल करके, मेजी सरकार ने 1869 में अभिलेखों को इकट्ठा करने के लिए एक ब्यूरो की स्थापना करवाई। मेजी सरकार ने 1869 में अभिलेखों को इकट्ठा करने के लिए एक ब्यूरो की स्थापना करवाई। अगर सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां तक स्पष्ट हो जाएगा चाइना और जापान में कैसे कैसे इतिहास का बोध हुआ है, कैसे कैसे इतिहास को संकलित किया गया है। ये सारी चीजें आपने यहां पर समझ ली हैं। अब कुछ चीजें और बताई गई हैं। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग चिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुमे कुनीताके जैसे बौद्धिकों ने के काम को आगे बढ़ाया है। यानी इन लोगों ने जो चाइना के जो हिस्टोरियन हैं, जापान के जो हिस्टोरियन हैं, इनके द्वारा जो भी रिसर्च वगैरह की गई थी, तो उन रिसर्च को वहाँ के इतिहासकारों ने आगे फिर बढ़ाया गया है। बताया गया कि इसके अलावा इन्होंने पहले के जो यूरोपीय मुसाफिर जिन लोगों ने चाइना और जापान का दौरा किया, जैसे इटली का मार्को पोलो था, इसने चीन में 74 से लेकर 1290 के बीच में भ्रमण किया है। चीन में जेसुइट पादरी मेटियो रिक्की, इसने जो है 1552 से 1610 के बीच में चीन का भ्रमण किया है। जापान में लुई फराय, इन जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी इन्होंने आगे बढ़ाया है। यानी इन्होंने जो वृत्तांत दिया था उस वृत्तांत के आधार पर भी उन्होंने उस समय के इतिहास के अध्ययन का प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सेंसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। यानी चीनी और जापानी इतिहास पर जो अच्छा खासा काम स्टार्ट हुआ है वो किसने किया है? चीनी सभ्यता पर किया है जोसेफ नीडहम ने, और जापानी इतिहास और संस्कृति पर किया है जॉर्ज सेंसम ने। तो देखिए 5वें का अब आप लोग सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन कर लेना। इसमें आप लिखेंगे चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सेंसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। से इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, इसकी मत करना यहां पर, से इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब देखिए यहां पर एक नाम आया है नाइतो कुनन। तो नाइतो कुनन का मतलब क्या होता है? जापान में कुल नाम व्यक्तिगत नाम के पहले लिखा जाता है। तो नाइतो कुनन जो है चीन पर काम करने वाले प्रमुख एक जापानी विद्वान थे, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को भी प्रभावित किया।
नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों का और अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। इन्होंने ये तर्क दिया है कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो चीनी राष्ट्रवाद के बारे में अपनी परिकल्पना सोची थी, अपने विचार प्रस्तुत किए थे, वो गलत साबित हुए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आप लोग तो केवल यहाँ पर इतना लिख लीजिए नोट करके, जितना हमारे लिए जरूरी है नोट में लिख लेना आप। नाइतो कुनन चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे, या चीनी इतिहास पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे। अब आप नोट में केवल इतना लिख लेना। अब देखिए आगे परिचय दिया गया है। पहले चीन का परिचय दिया गया है, फिर जापान का, चीन की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है, फिर जापान की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे चीन की स्टार्टिंग की गई है कि चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। पीली नदी, इसे हुआंगे कहा जाता है, यांगसी नदी, इसको छियांग बोला जाता है, और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और पर्ल नदी। और देश का जो अधिकांश बहुत बड़ा हिस्सा है वो पहाड़ी है। यानी चीन का जो भौगोलिक परिचय है वो यहाँ पर दिया गया है। ये आपके सामने मैप है यहाँ पर। आप यानी ये आपका चाइना रहा और इधर आपका जापान है। जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। लेकिन द्वीपों का जो क्रम है अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके जो पीसीएस एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्रम पूछ लेते हैं कि जापान के चारों द्वीपों का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। इनको आप एक लाइन में याद कर लीजिए, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिनकी जो राजधानी जो आप देख रहे हैं टोक्यो, तो वो टोक्यो कहाँ पर है आप देख पा रहे हैं, होन्शु द्वीप पर पड़ती है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। जैसे चाइना के बारे में आपको नोट डाउन करना है, तो सबसे पहले चाइना के बारे में हम लोग चीज़ें नोट डाउन करेंगे, यहाँ के भूगोल के बारे में। 6वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं, पीली नदी, हुआंगे, यांगसी नदी और पर्ल नदी। अब देखिए चीन की जो जाति समूह है, यहाँ की भाषा है, इसके बारे में बताया गया है कि हान जो है वो सबसे प्रमुख यहाँ का जाति समूह है, और प्रमुख भाषा चीनी है जिसको स्थानीय भाषा में पुतोंग हुआ बोला जाता है। लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं भी हैं, यानी कई और जाति समूह भी हैं, जैसे उइघर मुस्लिम जो हैं वो भी हैं, हुई है, मांचू है, तिब्बती, ये भी यहाँ के जाति समूह है। लेकिन हाँ ये अल्पसंख्यक में है। मेजॉरिटी में जो जाति समूह है वो हान जाति समूह है। कैंटनीज या कैंटनीज का मतलब होता है जो इसका दक्षिण प्रदेश है। कैंटन यानी कि गुआंगजाओ की बोली, उए और शंघाई जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो खान पान है उसमें भी क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। जैसे बताया गया कि सबसे प्रसिद्ध जो पाक प्रणाली है दक्षिणी या कैंटनी है, जो कैंटन और उसके आंतरिक क्षेत्रों में फैली हुई है। तो यहाँ पर कैंटनी के बारे में बताया गया कि विदेशों में जो रहने वाले मोस्टली चीनी लोग हैं वो कैंटन प्रांत से ही आते हैं। जाना माना डिम साम, यानी इसका अर्थ होता है दिल को छू लेने वाला खाना, तो वो खाना यहीं का खाना है। इसके अलावा जो उत्तरी प्रदेश है इसका उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है, जबकि शेंचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए जो मिर्च वगैरह लाई गई है उसके चलते वहाँ का जो खाना है काफ़ी तीखा खाना है। वहीं पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। यानी यहाँ पे खान पान के बारे में यहाँ की भौगोलिक जिस तरह का भूगोल है उसी तरह से यहाँ पे खान पान भी उस तरह से बटा हुआ है। तो यहाँ पर हमने 6वां पॉइंट लिख लिया है। 6वें में आप पहला सब पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं जैसे कि उइघुर, हुई, माचू और तिब्बती। इसी में सब पॉइंट
सेकंड सब पॉइंट, कैंटनीज कैंटन की बोली उए और संघाईनीज जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी यहां पर बोली जाती हैं। ये छठवें का सेकंड सब पॉइंट। छठवें का थर्ड सब पॉइंट, चीनी खानों में, खानों का मतलब जो व्यंजन है, चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। इसी में आगे सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणी या कैंटोनी है। जो कैंटन और उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसी में आगे चौथा सब पॉइंट, उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है। उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है और पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। तो यहां तक आपने इनके रहन सहन, इनकी भाषा, इनके खान पान के बारे में आपने जान लिया है। ये तो चाइना की बात हो गई। अब जापान की बात होती है इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइडो। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है और ये ओकिनावा जो द्वीप समूह है लगभग भामास वाली अक्षांश पर स्थित है। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है और इसकी वजह से वहां पर इसका प्रभाव वहां की जनसंख्या पर भी पड़ता है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आयनू, अल्पसंख्यक कोरिया के लोग भी यहाँ पर आए हैं जो खास करके मजदूरी करने आए थे और यहीं पर बस गए। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं रही है। चावल यहाँ की बुनियादी फसल है और मछली यहाँ की प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली सासमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। देखिए यहाँ का जो प्रमुख व्यंजन है वो सुशी या सासमी है, जो कि कच्ची मछली है एक तरह की। वो यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं और आपने सुशी के बारे में कई मूवियों में देखा भी होगा। तो यहाँ पर आप 7वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। ये आकार के आधार पर लिखे हुए द्वीप हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। मैंने वहां पर बताया था वो उत्तर से दक्षिण आपको बताया था। आपने अभी जो मैप में देखा उत्तर से दक्षिण देखा था, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकार के आधार पर बताया है। आप चाहें तो आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिख लीजिए तो आपको याद करने में आसानी होगी। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप लिखेंगे तो अभी से आपको याद करने में आसानी होगी। आप लिख लेना होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये 4 इनके प्रमुख द्वीप हैं जिन पर पूरा जापान बसा हुआ है। ये 7वां पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी में 7वें का पहला सब पॉइंट, इसमें आप लिखेंगे ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। देखिए 4 तो प्रमुख इनके द्वीप हैं, इसके अलावा कुछ द्वीप और हैं जिनमें से एक द्वीप है ओकिनावा द्वीप समूह श्रृंखला, तो वो इनके दक्षिण में पड़ती है। इसी में 7वें का सेकंड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। इसमें आप लिखेंगे मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है और जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। यह आपका 7वें का सेकंड सब पॉइंट। 7वें का थर्ड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आयनू, अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं। 7वें का चौथा सब पॉइंट, जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो ऐसे करके आपने चीन के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, सेम ऐसे ही जापान के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जान ली हैं। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई है।
अब आपकी आगे जो हेडिंग है वो जापान के बारे में है। सबसे पहले हम जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको पढ़ेंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो आपकी अगली हेडिंग होगी जापान, और जापान के अंदर आपकी सब हेडिंग बनेगी राजनीतिक व्यवस्था। ये जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था कैसे चली है वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप देखिए, जापान के बारे में यह बताया गया है, जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। यानी शोगुन का मतलब क्या है, एक आसान शब्दों में समझें तो सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर सम्राट था, सबसे ऊपर सम्राट था। और शोगुन को आप ऐसे मान सकते हैं, सम्राट के नीचे शोगुन जो है उसे प्रधानमंत्री मान सकते हैं। भाई राजा का जो प्रधानमंत्री होता है उसे मान सकते हैं, ठीक है। और शोगुन के नीचे जो था वो दैम्य होते थे, दैम्य। अभी हम दैम्य को भी जानेंगे। और एक वर्ग और था इसमें जिसको सामुराई या समुराई कहा जाता था, सामुराई। अब देखिए यहां पर ऐसे हम समझ सकते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा, सम्राट, शोगुन, दैम्य और सामुराई। बाद में जो है शोगुन ही जो है सम्राट के रूप में आ गए हैं। भाई बाद में जो सम्राट का जो पद है वो शोगुन को ही मिल गया है, तो सम्राट और शोगुन बाद में एक हो गया है। दैम्य का मतलब ये था कि इन लोगों ने जो अपने राज्य को डिवाइड किया था, प्रांतों में डिवाइड किया था, तो जो प्रांतों का प्रमुख था उसे दैम्य बोला जाता था। वहीं सामुराई ऐसा वर्ग था जो कि दैम्यों को भी सर्विस देता था और शोगुनों को भी सर्विस देता था, यानी ये योद्धा वर्ग था। तो ऐसे करके जापान के समाज में हमें 3 वर्ग देखने को मिलते हैं, शोगुन, दैम्य और सामुराई। तो यहां पर वही बताया गया है कि 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था और इनका शासन दैम्यो चलाते थे। दैम्यो वही, यानी इन पर जो इनके प्रशासनिक नियंत्रक जो थे उन्हें दैम्यो बोला जाता था, वो यहाँ के शासन चलाते थे। शोगुन जो थे वो दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे तक के लिए राजधानी जो एदो है, यानी आधुनिक टोक्यो, इसमें रहने का आदेश देते थे। इसका रीजन ये था ताकि ये लोग इनके लिए भविष्य में खतरा क्रिएट ना करें। इसलिए शोगुन क्या करते थे, जो दैम्य होते थे यानी जो प्रांतों के प्रमुख होते थे, उन्हें अपनी जो कैपिटल है, सम्राट की जो कैपिटल है, वहीं पर रहने के लिए आमंत्रित करते थे ताकि भविष्य में ये लोग कभी इनके खिलाफ ना हो जाए। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई जो है योद्धा वर्ग है, ये शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन और दैम्यों को अपनी सेवा देते थे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 8वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई। इसी में 8वें का पहला सा पॉइंट, 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। 8वें का सेकंड सब पॉइंट, देश 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे और शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। और वे उन्हें राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे। और शोगुन दैम्यो को राजधानी एदो ब्रैकेट में टोक्यो में रहने का आदेश देते थे। इसी में थर्ड सब पॉइंट, सामुराई ब्रैकेट में योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में थे। तो यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना है, वो उसको आपने समझ लिया है कि कैसी रही है। अब देखिए, बाद में 16वीं शताब्दी में यहाँ पर 3 परिवर्तन आए हैं। पहला परिवर्तन ये था कि यहाँ पर 16वीं शताब्दी में किसानों से हथियार छीन लिए गए हैं। किसानों को हथियार रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि अब केवल जो तलवार वगैरह है वो सामुराई यानी योद्धा वर्ग ही रख सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पहले जो विरोध होते थे, विद्रोह वगैरह होते थे, किसान लड़ाई झगड़े करते थे, तो लड़ाई झगड़े होना बंद हो गए हैं।
यानी इससे शांति और व्यवस्था बनी रही है, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरी बात यह है कि पहले जो शोगुन है, शोगुन ने दैम्यो पर जो कंडीशन लगाई थी कि आपको हमारी राजधानी एदो में रहना है, अब वो कंडीशन खत्म कर दी गई है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम में जो दैम्यो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया है और उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया है ताकि उसका सही सही आकलन होकर सही कर लिया जा सके। तो ऐसे करके यहाँ पे आमदनी में भी वृद्धि हुई है, और ये आमदनी में वृद्धि करने का रीजन ये था ताकि राजस्व और ज़्यादा प्राप्त हो और प्रशासनिक ढांचा जो है, जो सम्राट की सेना वगैरह है, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा सके। तो ये सब कारण थे यहाँ पर। तो यहाँ पर 9वां पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। इसमें पहला सा पॉइंट, पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। सेकंड, दूसरा, दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने का आदेश दे दिया गया। थर्ड, तीसरा, उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। तो आपने 9 के 3 सब पॉइंट जो हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए यहां पे वही बताया गया है कि जब दैम्यो को ये बोल दिया गया है कि अब आपको एदो में नहीं रहना है, अपनी अपनी जो आपके जो प्रांत है, प्रांतों की राजधानियों में आप रह सकते हैं। इसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि दैम्यो की राजधानियाँ बड़ी हुई हैं। इसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया है। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में भी उभरे हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे ये पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था। यानी कहने का मतलब ये है कि एदो की हाल ये थे कि वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पर जो प्रिंटिंग की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। इतनी कम थी कि लोग नूडल की जो कटोरी है, यानी यहाँ का जो खाद्यान्न है वो नूडल्स है, तो नूडल की कटोरी की कीमत में ये लोग किताब खरीद सकते थे। इससे आप आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मुद्रण कितना सस्ता था। तो यहाँ पर हमने 9 पॉइंट लिख लिए हैं। इसी में आप नोट करके आप लिख लेना, नोट करके आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें लिख लेना आप, एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इसी में नोट 2 करके आप लिख लेना, नोट 2 करके यहां पर छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी और जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। अब देखिए जापान के बारे में बताया गया है कि जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी वस्तुएं, विलासी जो वस्तुएं, ये आयात करता था और इसके बदले में इसे सोना चांदी भी कीमत अदा करनी पड़ती थी। और कहीं ना कहीं जो सोना चांदी की जो कीमत अदा करनी पड़ती थी, इसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ता था। तो बाद में जो तोकुगावा है, इसने क्या किया है, कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है ताकि यहाँ से इनका जो सोना चांदी है वो बाहर ना जाए। इन्होंने क्योतो के निशिजन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए हैं और ये कदम उठाने का उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके जो हम बाहर से, इंडिया से आयात करते हैं, उस आयात में कमी आए। तो जो तोकुगावा का जो प्रयोग था निशिजन में रेशम उद्योग की स्थापना, ये सफल भी रहा और बाद के समय में जापान में ये उद्योग इतना ज़्यादा विकसित हो गया कि जापान अपने देश से बाहर के देशों को निर्यात करने लगा है। अब उसे मंगाने की, आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर इसमें आप लिखेंगे 10वां पॉइंट, इसमें आप 10वां पॉइंट लिखेंगे, तोकुगावा एक वंश है,
तोकुगावा ने क्योतो के निशिजिन में यानी क्योतो का जो निशिजिन क्षेत्र है इसमें रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। तो यहां पे भी बताया गया कि निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा कुछ ही सालों में। ये सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। और मुद्रा का जो बढ़ता इस्तेमाल है और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास यहां दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशा में विकसित हो रहा था। कुछ चीज और बताई गई हैं। सामाजिक और बौद्धिक बदलाव, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। यानी पहले चाइना और जापान को यहाँ के लोग एक समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब इन्होंने अध्ययन करने में पाया है कि भाई जापान तो चाइना से भी पहले है और हमारी ये अपना एक समृद्ध कल्चर रहा है, तो ये लोग भी अपने समृद्ध कल्चर पर गर्व करने लगे हैं। यह सार की कहानी है। कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। ये मिथ की कहानियां बताती हैं इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। यानी जापान में एक किंवदंती या कहानी प्रचलित है कि जापानी किसी के गुलाम नहीं है, बल्कि जापान की उत्पत्ति जो है पौराणिक कथाओं से होती है, और जो जापान के द्वीप समूह हैं उन द्वीपों को भगवान ने बनाया है और सम्राट सूर्य देवी के ये उत्तराधिकारी हैं। इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां यहाँ के समाज में प्रचलित थी। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिए, निशिजन क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में यहाँ पर 31 परिवारों का बुनकर संघ था। 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे कि यहाँ प्रोत्साहन मिला। और बताया गया निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। यानी जो शोगुन की व्यवस्था थी, तोकुगावा वंश जो था, उसको यहीं के जो वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन्होंने चुनौती दी है। जब 1859 में आगे बोला गया, जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई तो जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। चूंकि 1859 तक यहाँ पे विदेशी निर्यात नहीं होता था, केवल आयात होता था। लेकिन चूंकि जब निशिजन में इनका जो रेशम का कारखाना विकसित हुआ है और उस कारखाने के दम पर इन लोगों ने अपने यहाँ उच्च कोटि का रेशम उत्पादन किया है, तो ऐसे करके अब ये लोग निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। तो यहां पर आपने 10वां पॉइंट यहां पर लिख लिया है। 10वें पॉइंट का ही सब पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर। इसी में आप लिखेंगे 10वें का पहला सब पॉइंट। जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई तो जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। यहां तक चीजें स्पष्ट हैं आपकी। अब यहां पर मेजी पुनर्स्थापना, यानी जो मेजी वंश है, तो ये कैसे सत्ता में दोबारा आया है, इसने तोकुगावा का शासन कैसे समाप्त किया है, वो सब यहां पे बताया गया है। तो यहां पर अब आपकी अगली हेडिंग है मेजी पुनर्स्थापना। यहां पे बताया गया 1867-68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। जैसे बताया गया 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक समझौता करने के लिए भेजा था, ताकि जापान और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो मजबूत बनाए जा सकें। क्योंकि जापान जो था अमेरिका के नियर भी पड़ता था और अमेरिका की नज़र एशिया के व्यापार पर भी थी, क्योंकि उसे रूस का प्रभाव भी कम करना था। तो इस वजह, इन सब कारणों की वजह से जापान के यूएसए के लोग ये चाह रहे थे कैसे भी जापान से हमारा नियंत्रण हो, जापान पर हमारा जो है व्यापारिक नियंत्रण हो जाए, तो हम एशिया तक भी अपनी पहुंच आसानी से बना पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अब आपकी अगली हेडिंग है जापान में ही
मेजी पुनर्स्थापना। मेजी पुनर्स्थापना का मतलब है कि मेजी राजवंश सत्ता में दोबारा कैसे आया है। तो यहां पर 11वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 1867 या 68 में 1867 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। इसी में सब पॉइंट, मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे, इसमें डैश लगा के। पहला कारण, देश में तरह तरह का असंतोष था। बी कारण इसमें इसी में ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। तो आपने मेजी पुनर्स्थापना के जो दो कारण हैं वो दोनों ही कारण आपने यहां पर देख लिए हैं, क्यों ये वंश सत्ता में आया है। अब देखिए यहां पे जापान के बारे में बताया गया कि जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार दिखता था। तो ये चाह रहा था, अमेरिका ये चाह रहा था, अमेरिका ने जो अपना कॉमोडोर मैथ्यू नाम का व्यक्ति भेजा है इनसे समझौता करने के लिए, इसी वजह से भेजा है कैसे भी जापान हमारे नियंत्रण में आ जाए। तो जापान की भूमि का प्रयोग हम अपने जहाज़ों को लंगर डालने के लिए, अपने व्यापारियों को स्टे करने के लिए कर सकते हैं और इनके जरिए हम लोग एशिया तक अपना बढ़त बना सकते हैं, ये ऐसा अमेरिका का मानना था। तो इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वो था केवल हॉलैंड। तो अमेरिका यहाँ पर इसी वजह से चाह रहा था कैसे भी जापान से हमारा समझौता हो जाए ताकि हमारे जहाज वगैरह हैं वो इनके बंदरगाहों पे आसानी से ईंधन ले सकें, स्टे कर सकें, ये सब काम कर सकें। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर बहुत महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे अब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1867 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन की जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। तो यहां पर अब आप लोग, आपने यहां पर 11वें का पहला सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन किया है। अब 11 का सेकंड सब पॉइंट यहां पर आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। इसी में आगे 11 का थर्ड सब पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, एदो को राजधानी बना दिया गया, इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। अब देखिए मेजी आगे, सम्राट मेजी यहां के बन गए हैं। तोकुगावा जो वंश है उसको समाप्त करके अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। यानी यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सामुराई या यहाँ के लोगों के मन में ये शंका जरूर थी कि अगर हम अपने को समृद्ध नहीं बनाएंगे, अपने को हम संगठित नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर भी ब्रिटेन जैसी महाशक्तियाँ या अन्य जो देश हैं हमारे ऊपर भी औपनिवेशिक शासन स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि तब तक इनके दिमाग में ये सारी जो घटनाएं थी, भारत में जो औपनिवेश स्थापित किए थे ब्रिटेन वालों ने, पुर्तगाल वालों ने, या फिर अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेश स्थापित किए गए थे, उन सब की जो न्यूज थी, सूचनाएं थी, वो जापान के लोगों तक, जहाँ के अधिकारियों तक पहुंच गई थी। तो इस वजह से ये लोग भी अलर्ट मोड में थे। ब्रिटानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी और इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इन सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। यानी ये बात इन्हें सता रही थी कहीं ना कहीं हमारा देश भी कहीं ना कहीं उपनिवेश ना बन जाए। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे बजाय उनकी उपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया था। यानी कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो वेस्टर्न कल्चर के समर्थक थे और भी चाह रहे थे कि भाई हम कुछ नया सीखें, तो विदेशी शक्तियों को आने दो। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी था जो इसका विरोध भी कर रहा था।
नहीं, कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। जापान के लोगों को उस समय ये डर लग रहा था कहीं ना कहीं अगर बाहरी शक्तियों को अपने देश में आमंत्रित करेंगे तो कोई एक दिन ऐसा ना आ जाए कि ये लोग हम पर कब्जा स्थापित कर लें। जैसा कि ये लोग कहानियों में या उस समय के समकालीन देश थे उनको देख रहे थे, तो उससे इन्हें डर भी लग रहा था। सरकार ने फुकोकू क्योहे समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया, क्योंकि इन्होंने ये समझ लिया था कि इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा इन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। यानी ध्यान देना, जापान का जो सम्राट है मेजुई, तो मेजी ने दो चीज़ें याद रखी। एक तो सबसे जरूरी बात यह है समृद्ध देश हो, समृद्ध देश के लिए हमें क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास करना है और एक मजबूत सेना हो ताकि कोई भारी आक्रमणकारी हमारे ऊपर कब्जा स्थापित न कर पाए। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। यानी कि भाई राजा के प्रति लोग निष्ठा क्यों दिखाएं? भाई राजा के प्रति लोग निष्ठा तब दिखाएंगे जब लोगों को उनके अधिकारों से अवगत करवाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की तैयारी हुई कि प्रजा ने किसी राजा की प्रजा नहीं है बल्कि नागरिक है। नागरिक का मतलब क्या है कि प्रजा को भी अधिकार मिले हुए हैं, उनको अपने मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि वो भी फील कर पाएं कि हम राजा के अधीन नहीं है बल्कि स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर 11वें का चौथा सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे सरकार ने फुकोकू क्योहे ब्रैकेट में समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। इसके साथ ही क्या किया नई सरकार ने जो सम्राट व्यवस्था है इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया है। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का जो अभिप्राय है कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी केवल सरकार सम्राट सत्ता नहीं चला रहा है बल्कि सम्राट के साथ साथ जो जापानी जो नौकरशाही है और वहाँ की सेना, ये तीनों मिलकर एक साथ सत्ता चला रहे हैं। तो ये सम्राट की व्यवस्था जिसका पुनर्निर्माण करने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे इसी में 11 का 5वां सब पॉइंट, नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। इसी में आप लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नोट करके सम्राट व्यवस्था डैश लगा के एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। यह आपका 11वें का 5वां सब पॉइंट और उसका नोट है। अब जैसे बताया गया सम्राट का रोल क्या हुआ है, तो सम्राट का रोल यहाँ पे बढ़ता चला गया है। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया है, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीगढ़ का नेता भी बनाया गया है। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया है और वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े भी पहनने लगा है ताकि वो जो है उसके नाम से जो एग्रीमेंट वगैरह होते थे, अधिनियम वगैरह जारी किए जाते थे ताकि वो किए जा सकें। 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक और साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। यानी कि यहाँ के जो मेजी राजवंश के शासक हैं, इन्होंने ये भी काम किया है कि यहाँ पर शिक्षा संबंधी एक राज्य आदेश भी जारी किया है ताकि लोग अधिक से अधिक, यानी लोग अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में स्कूल भेज सकें। तो इसी में 11वें का 6वां सब पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पर 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक हित एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। इसी में आगे लिखेंगे आप,
लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। यानी यहाँ पर लड़के लड़कियों को विभेद नहीं किया गया है, दोनों को बराबर अवसर दिए गए हैं। और 1910 तक एक ऐसी स्थिति आ गई है कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा है। शुरू में जो इनका पाठचर्या थी, यानी इनका जो करिकुलम पूरा डिजाइन किया गया था, यूरोपीय आधार पर था, यानी पश्चिमी नमूनों के आधार पर था। लेकिन बाद के दशक में ये जरूरत महसूस की जाने लगी है कि कैसे भी करके हम पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें और भी समावेश करें, ताकि जो भी बच्चे पढ़ें वो अपने देश के प्रति निष्ठा रखें। यानी कि आप लोगों ने कथन पढ़ा होगा, जैसे बच्चे आप बनाना चाहते हैं। हिटलर का एक नियम था। हिटलर का नियम ये था कि आपको जैसे बच्चे चाहिए, जैसा समाज चाहिए, आप शिक्षा में ही वैसा आमूलचूल परिवर्तन कर दीजिए। आप जैसा समाज चाहते हैं, जैसे बच्चे चाहते हैं, वो वैसे बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही किया गया। ये यहीं की बात नहीं है, हर देश में किया गया, अपने भारत में भी ये किया गया है कि आपको जैसा समाज चाहिए, जैसे बच्चे चाहिए, आप शिक्षा व्यवस्था में वैसा परिवर्तन कर दीजिए। तो यहाँ पर भी वही था कि 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा, ताकि जो भी नया वर्ग तैयार हो वो जापान के प्रति निष्ठावान हो, जापान के प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव हो। तो यही सब चीज़ें हैं और इसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया और उसे पढ़ना जरूरी था। तो आपने यहाँ तक चीज़ें देख ली हैं, यानी ये 11वें का 6वां सब पॉइंट था, वो आपने देख लिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना भी अनिवार्य कर दिया गया। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया है, यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रखे गए थे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई और दोनों में जापान विजयी भी रहा। यानी लोकतांत्रिक संविधान बनाना और आधुनिक सेना बनाने के इन्हें कई एडवांटेज भी मिले। एडवांटेज ये था कि इनकी विदेश नीति भी मजबूत हुई, अन्य देशों के साथ ये संपर्क स्थापित कर पाए। इसके अलावा सेना मजबूत होने से ये अपने पड़ोसी देशों को हरा पाए। चाइना को इन्होंने 1895 में, 94 में, और रूस को इन्होंने 1905 में हराया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग 11 का 7वां सब पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। इसी में ही 8वां सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के निगठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। ये 11वें का 8वां सब पॉइंट है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कोई भी सम्राट हो लंबे समय तक उसकी ख्याति बनी रहती है। बाद में यहां पर भी वही कम्युनिकेशन की दिक्कत आती, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, तो लोग विरोधी बन जाते हैं, लोग विरोध करने लगते हैं। तो यहां पर वही बताया गया, अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशिगत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। यानी कि जब सम्राट का इतना ज़्यादा नियंत्रण बढ़ गया तो लोगों के ऊपर एक तरह से राजशाही हावी होने लगी। और उसी समय जापान की जो सेना है उसने ये काम किया है, अपने 2 औपनिवेश भी स्थापित कर लिए हैं, कोरिया में स्थापित कर लिया है, ताइवान में स्थापित कर लिया है। तो ऐसे करके लोगों के मन में सरकार की नीतियों के प्रति, सरकार के रवैये के प्रति शंका होने लगी है कि सरकार चाह क्या रही है, क्या वास्तव में अपना तानाशाही रवैया हम पे लागू कर रही है। इस तरह के लोगों के अंदर धारणाएं बनने लगी हैं। इन एक और तो सरकार ने शुरुआत में प्रयास किए थे कि लोकतंत्र का स्थापित करवाएंगे, नागरिकों वाला फील ना आके अब प्रजा वाला फील ना आके अब नागरिकों वाला फील आना चाहिए। इस तरह की बातें की थी, आमूलचूल परिवर्तन भी किए थे, लेकिन बाद में सरकार निष्ठुर निरंकुश होती जा रही है। इस वजह से लोगों का भरोसा इनसे उठने लगा है। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो देखिए, यहां तक तो आपने 11 के 8 सब पॉइंट यहां पे लिख लिए हैं। अब जापानी भाषा के बारे में बताया गया है। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इनमें से कांजी,
जापानियों चीनियों से 6वीं शताब्दी में ली है। चूंकि इनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है, इन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया है, हिरागाना और काताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थीं, जैसे कि मुरासागी लेखिका है यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों यानी हिरागाना अथवा काताकाना को मिलाकर लिखी जाती है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। तो बताया गया कि ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में काफ़ी तेजी से फैला और 1880 के दशक में सुझाव दिया गया जापानी या तो पूरी ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या फिर कोई यूरोपीय भाषा ये अपना लें, लेकिन दोनों में से कोई सुझाव अपनाए नहीं गए। तो नोट करके यहां पर आप लगा दीजिए इनकी भाषा के बारे में। इसमें आप लिखेंगे जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इनमें से एक कांजी जापानी और चीनियों से 6वीं शताब्दी में ली। नोट का ही सब पॉइंट, उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया, हिरागाना और काताकाना। हिरागाना और काताकाना, ये नोट हो गया। अब आपकी अगली हेडिंग है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, यानी जो मेजी सम्राट मेजी आए हैं उसके बाद इन्होंने जो सुधार किए हैं उससे अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है वो यहां पर हम देखेंगे। बताया गया कि मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की जो पहली रेल लाइन है 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गईं। मजदूरों को विदेशी कारीगर बुलाकर प्रशिक्षित किया गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजा गया। 1872 में यहाँ पर आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके अलावा यहाँ की जो कंपनियाँ हैं उन कंपनियों को सब्सिडी वगैरह दी गई, करों में छूट दी गई। इस वजह से जो मित्सुबिशी है, सुमितोमो है, ये बर्ड क्लास की जहाज निर्माता कंपनी बनकर उभरी। ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इन सब का परिणाम ये भी हुआ कि यहाँ की जनसंख्या में एकदम बढ़ोतरी देखी गई। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, 1920 में ये 5.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या हो गई। 1925 तक 21% जनसंख्या शहरों में रहती थी। 1935 तक बढ़कर ये 32% हो गई। ये जापान के बारे में बात बोली जा रही है। तो अब आपकी जापान वाली ही हेडिंग में अगली सब हेडिंग है आपकी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। इसी में आप लिखेंगे, अब आपका 12वां पॉइंट आएगा मेजी सुधारों में। मेजी सुधारों का मतलब क्या? मेजी शासन के सुधारों में, मेजी सुधारों में कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, जापान की पहली रेल लाइन 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। सेकंड सब पॉइंट, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गईं। इसी में थर्ड सब पॉइंट, 1872 में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ये आपका 12वां पॉइंट हो गया। अब देखिए 13वां पॉइंट यहां पे आप लिखेंगे 1872 में जापान की जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। इसी में 13 का पहला सब पॉइंट, 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई। ये जापान के बारे में है सब कुछ। अब देखिए अगली आपकी हेडिंग आ जाती है औद्योगिक मजदूर। यानी यहां पर हम देखेंगे कि औद्योगिक मजदूर जो थे उनकी हाल क्या था, जापान में औद्योगिक मजदूरों की हालत कैसी थी।
तो बताया गया कि औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में ये 40 लाख पहुंच गई है। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन कारखानों में, आधुनिक कारखानों में काम करने वाले आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। जापान की स्थिति ये थी कि जापान में स्टार्टिंग से ही महिलाएं काम करती थीं और पुरुषों की संख्या जो है बाद में बढ़ने लगी है। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही यहाँ पर किया था। हालांकि वो चीज़ बाद में बताई गई है। सन 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन 1930 के दशक में आकर भी पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई है। यानी कि यूरोप में तो उल्टा हुआ है। यूरोप में कारखानों में सबसे पहले पुरुषों ने काम किया है और बाद में जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है तब महिलाओं ने वहाँ पे कमान संभाली, मोर्चा संभाला है। लेकिन जापान में इसका उल्टा रहा है। जापान में महिलाओं की संख्या स्टार्टिंग में कारखानों में ज़्यादा थी और बाद में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी है। तो यहाँ पर अब आप लोग लिखेंगे 14वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे औद्योगिक मजदूरों की संख्या, जापान में औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इसी में आगे 14 का सेकंड सब पॉइंट, आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं और 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया। ये 14 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए, बड़ी सब चीज़ें बताई गई हैं कि मजदूरों का विकास हुआ है, बाद में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि बाद में जब मजदूरों का विकास हुआ है, मजदूरों ने अपनी डिमांड भी की है, क्योंकि शुरुआत में आप लोग जैसा कि जानते हैं कारखानों वगैरह में मजदूरों के हकों की बात नहीं होती है। शुरुआत में मजदूरों से बहुत अनाप शनाप काम लिया जाता है, लेकिन बाद में जब मजदूरों के संगठन बनने लगते हैं तो मजदूर भी अपने हक की आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे करके ट्रेड यूनियन वगैरह का विकास होता है और मजदूरों को लेकर भी कानून वगैरह सरकार को बनाने पड़ते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया यहाँ भी हुई होंगी, हम ये मान के चलते हैं। तो हमें जितना लिखना था, जितना समझना था, वो हमने ऊपर लिख लिया है। जापान में ही अगली हेडिंग है अब आपकी, आक्रामक राष्ट्रवाद। मेजी शासन के अंतर्गत आक्रामक राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ है वो यहाँ पर हम देखेंगे। जो मेजी ने संविधान बनाया था, यानी मेजी जो प्रयास कर रहे थे कि हमारी प्रजा नागरिक में बदल जाए ताकि लोगों का विश्वास हम पर और बढ़ जाए और हम लंबे समय तक सत्ता में भी कायम रहें और अपना शासन भी और स्ट्रांगली कर पाएं। तो मेजी संविधान जो बनाया गया वो संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। इसके अलावा शाही पुनर्स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन भी किया। ये बताया गया कि 1918-31 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। हालांकि जो पार्टियां वगैरह बनाई गई या राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषद बनाई गई, इसमें इन लोगों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसका रीजन ये था क्योंकि अभी भी सम्राट की सत्ता यहाँ पर कायम थी। सम्राट जो था वो सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से ये माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। देखिए, यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे नेपाल में कभी कंडीशन थी। एक तरफ तो राजा है और दूसरी तरफ जनता का मन समझाने के लिए उन्होंने लोकतंत्र की वापसी के नाम पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करवा दी है। लेकिन फिर भी पूरी सत्ता जो संभाल रहा है वो केवल और केवल सम्राट ही संभाल रहा है। वहाँ पर जो भी आदेश दे रहा है, नियंत्रण कर रहा है या फिर किसी प्रकार की तानाशाही कर रहा है, वो वहाँ पर सम्राट ही कर रहा है। बिल्कुल नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर भी थी। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। तो इसी वजह से जापान ने यह किया कि जापान ने और ज़्यादा अपना सैन्य विस्तार किया है। जो भी कर वगैरह मिले हैं उन करों को
अपनी सेना के रखरखाव पर, सेना को विस्तार करने में उनको खर्च किया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग कुछ चीज़ें नोट डाउन करेंगे। 15वां पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। इसी में सब पॉइंट 15 का पहला सब पॉइंट, सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से ये माने जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। इसी में सब पॉइंट 15 का सेकंड सब पॉइंट, 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर नवयुवकों को देश हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये जापानी सेना की कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपके सामने पेश की गई हैं। अगली हेडिंग है आपकी पश्चिमीकरण और परंपरा। पश्चिमीकरण का मतलब क्या है कि पश्चिम के जो विचार हैं, खास करके जो वेस्टर्न यूरोप के विचार हैं, अगर उन विचारों को अपना लिया जाए तो पश्चिमीकरण बोला जाएगा। परंपरा का मतलब ये है कि जापान के लोगों की कुछ अपनी परंपराएं थी, उनके बारे में बताया गया कि पश्चिमी विचारों से जब जापान के लोगों की परंपरा टकराई है तो क्या निकल कर आया है। अब देखिए, यहाँ पर भी हर देश की तरह यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पश्चिम के समर्थक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी परंपराओं के समर्थक हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं फुकुजावा युकिची, ये मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। इनका कहना था कि जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि जो फुकुजावा युकिची हैं वो साफ साफ समर्थन कर रहे हैं कि भाई जापान अपना एशियाई लक्षण छोड़ दे और पश्चिम के विचारों को आत्मसात कर ले। वहीं यहाँ पर कुछ और भी विद्वान हैं जो कि इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। नहीं भाई, राष्ट्रीय गर्व तो देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए, विदेशी मूल्यों पर नहीं होना चाहिए, ऐसे इनके विचार थे। दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे, इन्होंने तर्क पेश किया है कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। ये उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? आज़ादी। यानी ये फ्रांसीसी विचारों से समर्थित थे, फ्रांसीसी विचारों को मानने वाले व्यक्ति थे और ये क्या चाह रहे थे? आज़ादी चाह रहे थे। खास करके वहाँ की जो सम्राट की व्यवस्था थी, सम्राट का शासन था, उस व्यवस्था से ये आज़ादी चाह रहे थे। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार पर भी सिफारिश की और इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोगों के मन में चल रही थी। ये विचार जो हैं जो कि आपने यहाँ पर देखे हैं। अब देखिए, इनमें से कोई विचार लिखना इतना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम इसे पूरा छोड़ दे रहे हैं। पश्चिमीकरण और परंपरा हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर विचार लोगों के हैं और उन विचारों से आप अवगत हो गए हैं। अगर आप चाहें तो ये कथन लिखना चाहें फुकुजावा युकिची का तो लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो नहीं, फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब देखिए, अगली इनकी हेडिंग है रोजमर्रा की जिंदगी। रोजमर्रा की जिंदगी का मतलब क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी डेली लाइफ कैसी थी। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थीं, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर का मतलब क्या है? जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं। इसका संबंध मूल परिवार से था, जहाँ पर पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। यानी नया जो घर है या होमू जो शब्द जापानी लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल करते थे, तो उसका मतलब क्या था? जहाँ पे पति पत्नी दोनों ही काम करते थे और दोनों ही कमाते हुए अपना घर बसाते थे, उसे होमू बोलते थे।
और देखिए पारंपरिक इनका जो जीवन है उसमें सब चीज़ें वही थी, यानी आधुनिक चीज़ें थी। जैसे आप देख रहे हैं बिजली से चलने वाले नवीन घरेलू वस्तुएं हैं, चावल पकाने का कुकर है, अमेरिकी भूनक है, मांस भूनने की मशीन है, यानी वही विलासतापूर्ण चीज़ें हैं, इनके जीवन का हिस्सा बनने लगी हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक और नोट लगा दीजिए। इसमें लिख लेना आप नया घर ब्रैकेट में, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। कार क्लब। मोगा, देखिए मोगा एक शब्द है। मोगा जो है आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द है। नहीं, आधुनिक जो लड़कियां उस समय की आधुनिक होती थी उनके लिए शब्द मोगा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी नोट में आप लिख लेना मोगा। मोगा का मतलब क्या है? आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द है ये। तो हम लोगों ने यहाँ पर जापान के बारे में बहुत विस्तार से इसका अध्ययन कर लिया है। तो आपका इसी के साथ पार्ट 1 एंड हो जाता है। यानी पार्ट 1 में हमने जितना पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया है, चीज़ों को नोट डाउन भी कर लिया है। तो आई होप आप लोगों ने प्रॉपर रूप से नोट्स बनाए होंगे। आप लोग समय समय पर ये नोट्स पढ़ते रहिए, ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, वो आप भूलें ना, वो हमेशा आपको याद बने रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।